हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन की के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेन की क्या होता है। ओके, फॉरेन की के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट reference to the primary key और अल्टरनेट की ऑफ सेम टेबल और सम अदर टेबल। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की को रिफरेंस करे या अल्टरनेट की को रिफरेंस करे सेम टेबल में या डिफरेंट टेबल में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए नाम का एट्रीब्यूट है जो बी को रिफरेंस कर रहा है, और मैं बोल दूं अगर मेरा बी प्राइमरी की है तो इस केस में जो मेरा ए हुआ, ए मेरा फॉरेन की हुआ। ओके, तो इस डेफिनेशन का ये मतलब हुआ। एक बार फिर से देखते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है। फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट रिफरेंस टू द प्राइमरी की और अल्टरनेट की ऑफ सेम टेबल और सम अदर टेबल। मतलब फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की को रिफरेंस करता है, सेम टेबल में भी कर सकता है और अदर टेबल में भी कर सकता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं इसे। ओके, देखिए ये मेरा एक एग्जाम्पल है। इसमें मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक इनरोलमेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास क्या दिया है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और उनकी एज। और इनरोलमेंट टेबल में क्या दिया है? स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी और फीस। ओके, और साथ में क्या दिया गया है कि जो इनरोलमेंट टेबल का एसआईडी है वो रिफरेंस कर रहा है स्टूडेंट टेबल के एसआईडी को। ओके, सो इस केस में देखिए ये वाला जो एसआईडी है ये रिफरेंस किसे कर रहा है? इस एसआईडी को। यानी जो ये एसआईडी हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ फॉरेन की। वो क्या हुआ? फॉरेन की। तो इस केस में फॉरेन की क्या हो जाएगा? ये एसआईडी, यानी ये मेरा फॉरेन की हुआ। ओके, देन ये रिफरेंस किसको कर रहा है? इसको, इस स्टूडेंट के एसआईडी को। तो इस केस में मेरा स्टूडेंट का एसआईडी क्या हुआ? ये हुआ मेरा प्राइमरी की। ओके, तो जो एसआईडी हुआ ये मेरा प्राइमरी की हुआ, इसमें जो एसआईडी हुआ वो मेरा फॉरेन की हुआ। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन में क्या हो रहा था कि फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है रिफरेंस टू दी प्राइमरी की, जो प्राइमरी की को रिफरेंस करे। जैसे देखो ये एट्रीब्यूट इसे रिफरेंस कर रहा है, ये प्राइमरी की है तो ये से रिफरेंस कर दिया। तो हम कह सकते हैं और सेम टेबल और सम अदर टेबल। सेम टेबल में भी हो सकता है और सम अदर टेबल। अब ये जो केस है ये सम अदर टेबल का ही, अदर टेबल्स है ना, तो इस केस में ये हो गया मेरा फॉरेन की और ये हो गया मेरा प्राइमरी की। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। फॉरेन की रेफरेंस टू प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की को रिफरेंस करे, सेम टेबल में भी कर सकता है और अदर टेबल्स में भी कर सकता है। उसे उस टाइप के एट्रीब्यूट को हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। ओके, फॉरेन की का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं रिफरेंसिंग टेबल या रिफरेंसिंग रिलेशन क्या होता है। कई बार अगर मैं रिलेशन को टेबल बोलूं मतलब सेम है, ठीक है। द टेबल विच कंटेन द फॉरेन की इज नॉन एज रिफरेंसिंग टेबल। ऐसी टेबल या ऐसा रिलेशन जिसमें फॉरेन की होती है। ओके, रिलेशन या टेबल। द टेबल विच कंटेन द फॉरेन की इज नॉन एज रिफरेंसिंग रिलेशन या टेबल। ओके, जैसे देखिए इस केस में इस टेबल के पास फॉरेन की थी, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं ये मेरा रिफरेंसिंग टेबल हो गया? रिफरेंसिंग टेबल या रिलेशन। हाँ, रिफरेंसिंग रिलेशन क्या बोलता है? द टेबल विच कंटेन द फॉरेन की इज नॉन एज रिफरेंसिंग रिलेशन। जिस टेबल के पास फॉरेन की है उसे हम लोग बोलते हैं रिफरेंसिंग रिलेशन। इस टेबल के पास फॉरेन की थी तो ये टेबल क्या हो गई? रिफरेंसिंग रिलेशन। ओके, रिफरेंसिंग रिलेशन को हम लोग चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है रिफरेंस्ड रिलेशन। द टेबल विच इज रिफरेंस्ड बाय फॉरेन की इज नॉन एज रेफरेंसिंग टेबल। ऐसी टेबल जो फॉरेन की से रिफरेंस हो रही है। जैसे देखिए इस केस में ये जो स्टूडेंट टेबल है ये किससे रिफरेंस्ड हो रही है? फॉरेन की से। ये मेरा एसआईडी फॉरेन की है, इसने किसे रिफरेंस्ड कर दिया? इस एसआईडी को। तो इस केस में मेरी जो स्टूडेंट टेबल है वो क्या हो गई? रिफरेंस्ड रिलेशन। ओके, रिफरेंस रिलेशन क्या बोलते हैं फिर से देख लीजिए। द टेबल विच इज रिफरेंस्ड बाय फॉरेन की। ऐसी टेबल जो फॉरेन की से रिफरेंस हो रही है। ये टेबल कहां से रिफरेंस हो रही है? फॉरेन की से। इज नॉन एज रिफरेंस टेबल। ओके, इसे हम लोग पेरेंट टेबल भी बोलते हैं।
ओके, आई होप सो आपको रेफरेंसिंग टेबल और रेफरेंस टेबल का क्लियर हो गया होगा। रेफरेंसिंग टेबल वो टेबल होती है जिसमें फॉरेन की होती है। रेफरेंस्ड रिलेशन क्या होता है? जो फॉरेन की से रेफरेंस हो जाए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं वो टेबल जिसके पास फॉरेन की प्रेजेंट ना हो, वो भी रेफरेंस्ड रिलेशन कहलाता है। ओके, आपको रेफरेंसिंग रिलेशन और रेफरेंस्ड रिलेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉरेन की इज यूज टू रिलेट और रिलेशन विथ अदर और सम रिलेशन। मतलब फॉरेन की का हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉरेन की का हम यूज़ करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के रिलेशन को जानने के लिए। एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे देखिए इस केस में समझते हैं हम फिर से कि रेफरेंस की को भी समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसे भी समझते हैं, रेफरेंस रिलेशन को भी समझेंगे और रेफरेंसिंग रिलेशन भी क्या होता है। नोट क्या कह रहा था? नोट कह रहा था फॉरेन की इज़ यूज टू रिलेट। फॉरेन की का यूज़ करके हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इस केस में। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल दी गई है और एक एनरोलमेंट टेबल दी गई है, ठीक है। और इसमें कह दिया गया है हमारी जो प्राइमरी की है वो SID है और CID है। CID मीन्स वो वाला CID नहीं, ये क्लास ID है। ओके, स्टूडेंट ID दी गई है और क्लास ID दी गई है, ठीक है, जो है हमारी प्राइमरी की। और हमारी बोल दिया गया है कि इनरोलमेंट टेबल में हमारे पास फॉरेन की है जो कि क्या है? SID, ठीक है। और फिर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल गिवन है, इसमें जो प्राइमरी की है वो SID गिवन है। और हमारे पास एक और एक रेफरेंस दे दिया गया है। रेफरेंस क्या दे दिया गया है कि जो इनरोलमेंट टेबल का SID है वो रेफरेंस कर रहा है SID को, स्टूडेंट टेबल की। ओके, अब जरा देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि रेफरेंसिंग रिलेशन कौन सा हुआ इन दोनों में से। रेफरेंसिंग रिलेशन क्या कहता था? रेफरेंसिंग रिलेशन हमें ये कहता था कि जिस टेबल के पास फॉरेन की है वो हो जाएगा हमारा रेफरेंसिंग रिलेशन। अब इनमें से किसके पास फॉरेन की है? एनरोलमेंट टेबल के पास फॉरेन की है, तो ये मेरा हो जाएगा रेफरेंसिंग रिलेशन। ओके, और फॉरेन की किसे रेफरेंस कर रही है? स्टूडेंट टेबल के SID को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा रेफरेंस्ड रिलेशन। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। एटमोस्ट वन प्राइमरी की पर टेबल, मतलब हर टेबल में या हर रिलेशन में एक प्राइमरी की तो होनी चाहिए। जैसे देखिए लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया था उसमें ये दोनों टेबल में एक एक प्राइमरी की प्रेजेंट थी। इसमें भी प्राइमरी की थी, ये देखिए, और इसमें भी हमारे पास प्राइमरी की थी। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि प्राइमरी की के बारे में, जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है प्लस नॉट नल होती है। ओके, यूनिक होने का मतलब इस केस में देखिए ये जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी, कोई और प्राइमरी की थी क्या? नहीं। इस टेबल में देखिए एनरोलमेंट टेबल में भी सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी, यानी प्राइमरी की यूनिक है। ओके, और दूसरी बात, प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी की में वैल्यू प्रेजेंट होगी, वो वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है। अज्यूम करिए हमारे पास 6 कैंडिडेट की थी। कैंडिडेट की के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं FD में, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। अज्यूम करिए हमारे पास 6 कैंडिडेट की है। अब 6 में से मैं किसी एक कैंडिडेट की को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो हो जाती है मेरी प्राइमरी की, और जो बची रिमेनिंग कीज़ है उन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की। ओके, ये शायद आपको मालूम होगा। अब फॉरेन की का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल हो गई और एक एनरोलमेंट टेबल हो गई, और यहाँ बता दिया गया है कि जो मेरी फॉरेन की है, फॉरेन की वो क्या है? वो मेरी SID है, और यहाँ जो मेरी प्राइमरी की है, प्राइमरी की वो भी SID है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिस टेबल के पास फॉरेन की होती है वो कौन सी टेबल होती है? वो होती है रेफरेंसिंग टेबल या रिलेशन। ओके, और जिस टेबल को फॉरेन की रेफरेंस कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन या टेबल। ओके, अच्छा, अब इसे डिनोट करते कैसे? फॉरेन की को कैसे डिनोट करेंगे वो देखते हैं।
देखिए ऐसे करते हैं, फॉरेन की सबसे पहले हम लिखेंगे फॉरेन की हमने क्या ली है वो लेंगे, क्या ली थी हमने फॉरेन की, एसआईडी रेफरेंस टू स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट को रेफरेंस कर दिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि फॉरेन की तो प्राइमरी की को रेफरेंस करती है पर स्टूडेंट तो टेबल हुआ, तो ये तो गलत हुआ ना। नहीं, गलत नहीं है, इस केस में हम इसे गलत नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे when SID is the primary key of स्टूडेंट टेबल। यानी अगर मान लीजिए किसी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की है तो हम उसका नाम ना लिख के इस टेबल का नाम लिखते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी, इसके अलावा और कोई की है क्या? नहीं, और कोई की नहीं है, सिर्फ एक ही प्राइमरी की है। तो इस केस में हम की का नाम ना लिख के डायरेक्ट टेबल का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे बाय डिफॉल्ट फॉरेन की रेफरेंस टू प्राइमरी की। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि जो फॉरेन की है वो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है, मतलब तो वही हुआ। लेकिन लिखते टाइम हम स्टूडेंट लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्टूडेंट टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए किसी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की मिली तो उस केस में हम उस प्राइमरी की का नाम ना लिख के हम उस टेबल का नाम लिखेंगे। ओके, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपके पास किसी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखते हैं, जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स अज्यूम एज इज प्राइमरी की। मान लीजिए इस केस में हमारे पास अब एज जो है वो प्राइमरी की है एंड एसआईडी इज अल्टरनेटिव की, और जो एसआईडी है वो अब हमारी अल्टरनेटिव की है। अच्छा, इस केस में हमने दो प्राइमरी की क्यों नहीं ली? क्योंकि अभी मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि प्राइमरी की यूनिक होती है, आप मल्टीपल प्राइमरी की नहीं ले सकते। आप एक प्राइमरी की लीजिए और जो बची जितनी भी कीज़ हैं उनको अल्टरनेटिव की कह सकते हैं। अल्टरनेटिव की मल्टीपल हो सकती है। ओके, तो इस केस में मैंने जो एज है उसे प्राइमरी की बोल दिया और जो मेरा एसआईडी है उसे मैंने बोल दिया अल्टरनेटिव की। तो कैसे मैं इसे लिखूंगा? इस केस में लिखेंगे, जैसे देखिए फॉरेन की लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे हमारी फॉरेन की क्या थी। हमारी फॉरेन की एसआईडी है, ये एसआईडी है, ये रेफरेंस कर रही है स्टूडेंट टेबल के एसआईडी को। अब देखिए इस केस में मुझे बताना पड़ा, क्यों बताना पड़ा? क्योंकि अब मेरे पास इस टेबल में दो कीज़ है। दो कीज़ कौन कौन सी है? जो मेरी एज है वो मेरी प्राइमरी की हो गई और जो मेरी एसआईडी है वो मेरी अल्टरनेटिव की हो गई। तो इस केस में हमारे पास दो की आ गई, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट टेबल की किस की को रेफरेंस कर रहा हूं। ओके, सो मैं लिख सकता हूं व्हेन एसआईडी इज नॉट प्राइमरी की। ओके, इस केस में एसआईडी मेरी प्राइमरी की नहीं थी। ओके, देखिए आप एक बार फिर से, अगर मान लीजिए आपके पास किसी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की गिवन हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप सीधा डायरेक्ट टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी टेबल में आपके पास एक प्राइमरी की हो और मल्टीपल अल्टरनेटिव की हो या एक से ज़्यादा की आपके पास प्रेजेंट है, उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि आप उस टेबल की कौन सी कीज़ को आप ले रहे हैं। आपको की का नाम लिखना पड़ेगा उस केस में। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसे एक नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। नोट ये है, बाय डिफॉल्ट फॉरेन की रेफरेंस टू दी प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की को ही रेफरेंस करता है। यानी अगर मैं इस केस में एज को प्राइमरी की बोलूँगा तो जो एसआईडी है वो एसआईडी को रेफरेंस ना करके एसआईडी एज को रेफरेंस करने लग जाएगी। ओके, आपको इस नोट का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट क्या है? एट मोस्ट वन प्राइमरी की पर टेबल, यानी हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि किसी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की है तो उस केस को हम कैसे लिखेंगे? उस केस को हम लिखेंगे फॉरेन की एसआईडी रेफरेंस स्टूडेंट। यानी अगर ये लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि स्टूडेंट टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की है। ओके, तो हम लिख सकते हैं सो डायरेक्टली राइट नेम ऑफ टेबल।
अगर किसी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की है तो उस टेबल का डायरेक्ट हम नाम लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी टेबल में एक से ज़्यादा कीज़ अवेलेबल, जैसे देखिए एज्यूम एज इज़ प्राइमरी की एंड SID इज़ अल्टरनेटिव की ऑफ स्टूडेंट टेबल। इस स्टूडेंट टेबल में एज मेरा प्राइमरी की हो गया और SID मेरा अल्टरनेटिव की हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें उस की का नाम लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉरेन की SID रेफरेंस स्टूडेंट टेबल की कौन सी की को रेफरेंस कर रहा है, SID को। SID क्या है, मेरी अल्टरनेटिव की है। तब हम लिखेंगे यहाँ पर when SID is alternative key because we know many alternative key possible, so write key नेम ऑल्सो। अगर मल्टीपल कीज प्रेजेंट है तब आपको उस की का नाम भी लिखना पड़ेगा। आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे RDBMS कंस्ट्रेंट। RDBMS कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो देखिए। इसमें हमारे पास 4 प्रकार के कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला जो कंस्ट्रेंट होता है वो डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, सेकंड की कंस्ट्रेंट, थर्ड एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और जो फोर्थ होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है। हमारे केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वन बाय वन समझते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, डोमेन कंस्ट्रेंट ये बोलता है, मान लीजिए अगर हमारे पास एक रिलेशन टेबल गिवन है। डोमेन कंस्ट्रेंट का आप एक एग्जांपल देखिए। डोमेन कंस्ट्रेंट का मीन होता है एटॉमिक। एटॉमिक मतलब जो टाइप्स है टेबल्स के वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इस टेबल में देखिए ये न्यूमेरिक टाइप है और ये टेबल भी न्यूमेरिक टाइप्स है। ओके, तो डोमेन कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि अगर दोनों टेबल्स का टाइप सेम होना चाहिए। अगर ये न्यूमेरिक टाइप है तो अगला वाला भी न्यूमेरिक ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप कुछ भी फिल कर दीजिए, कोई वेरिएबल को फिल कर दीजिए, कोई अदर वैल्यू को, कोई स्पेशल नंबर को फिल कर दीजिए, वो नहीं। दोनों के टाइप्स एकदम सेम होना चाहिए। दोनों न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक ही होना चाहिए, और अगर दोनों वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल भी होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए इस केस में यहाँ पे सारी न्यूमेरिक वैल्यूज फिल है तो यहाँ भी सारी न्यूमेरिक वैल्यू फिल है। तो यानी डोमेन कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है कंस्ट्रेंट वो क्या है, की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि यूनिकनेस होना चाहिए। यूनिकनेस मतलब जो आपकी कीज़ है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे देखिए ये जो मेरी की है ये यूनिक है, ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है। यानी मेरी जो कीज़ है वो कॉमन नहीं है, ना यहाँ कॉमन है कुछ, ना यहाँ कॉमन है, ना इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ना इन आपस में कुछ कॉमन है। ठीक है, ये एकदम ही यूनिक है। तो ये मेरा हो गया की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अच्छा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी की है वो नॉट नल होना चाहिए। प्राइमरी की नॉट नल मतलब जैसे देख लीजिए इस एग्जांपल में मैंने बोला कि जो मेरा A है वो मेरा प्राइमरी की है और जो मेरा C है ये भी मेरा प्राइमरी की है। क्या ये नल है क्या, नहीं, यहाँ भी वैल्यू फिल है, ये भी मेरी वैल्यू फिल है। तो मेरा जो ये एग्जांपल है ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसे हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फॉरेन की के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए। नोट क्या बोलता है, समटाइम्स सेम टेबल कंटेन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। मतलब कई बार ऐसा होगा कि एक ही टेबल में आपको फॉरेन की भी मिल जाएगा, प्राइमरी की भी मिल जाएगा। इसका एग्जांपल हम पहले देख के आ चुके हैं। क्या है एग्जांपल, ये देखिए इस एग्जांपल में यहाँ ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल में हमारे पास जो SID है वो हमारा प्राइमरी की भी है, फॉरेन की भी है। मतलब आपको एक ही टेबल में प्राइमरी की भी मिल गया, फॉरेन की भी मिल गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक ही टेबल में प्राइमरी की भी आ गया और हमारा फॉरेन की भी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड समटाइम्स सेम टेबल कंटेंट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये हमने देख लिया। बोथ समटाइम डिफरेंट नेम ऑल्सो, यानी उनका नेम भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखिए इस केस में जो था, इस केस में जो प्राइमरी की था, फॉरेन की था, उनका नाम सेम भी था और वो एक ही टेबल में भी थे। और इसी केस में हमारे पास फॉरेन की भी है, प्राइमरी की भी है, पर डिफरेंट नेम से। देखिए प्राइमरी की हमारे पास CID है और जो फॉरेन की है वो SID है, यानी डिफरेंट नेम भी है और एक ही टेबल में प्रेजेंट है।
इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाहता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ही टेबल में प्राइमरी की भी मिल जाए, फॉरेन की भी मिल जाए और इनका नाम सेम हो, और कई बार आपको पास ऐसा भी होगा कि एक ही टेबल में आपको प्राइमरी की भी मिल जाए, फॉरेन की भी मिल जाए, इनका नाम डिफरेंट हो। जैसे देखिए यहाँ जो प्राइमरी की है उसका नाम CID है और फॉरेन की वो SID है। ओके, सो ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है इस लाइन को समझने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नोट देखिए, द वैल्यू प्रेजेंट इन द फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। अच्छा, कहना ये चाहता है कि जो वैल्यू फॉरेन की में प्रेजेंट है वो वैल्यू प्राइमरी की में भी प्रेजेंट होगी रेफरेंस टेबल में। फिर से देखिए, द वैल्यू प्रेजेंट इन द फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू फॉरेन की में है तो वो वैल्यू प्राइमरी की में भी होगी। कैसे, वो देखते हैं। उससे पहले एक और बात देखिए, फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यूज। जो फॉरेन की है वो डुप्लीकेट्स को कंटेन भी कर सकता है और नल वैल्यूज भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी की होती है उसमें एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती और ना ही कोई नल वैल्यूज होती है। ओके, जरा देखिए, पहला नोट समझते हैं। पहला नोट के बारे में क्या कह रहा है कि जो फॉरेन की में जो वैल्यूज है वो प्राइमरी की में भी होगी। जैसे मैंने बोला, मेरे पास जो इस केस में SID है, SID मेरा फॉरेन की हुआ और इस केस में जो मेरा SID है वो मेरा प्राइमरी की हुआ। ओके, मैंने बोला यहाँ पे मेरी कौन कौन सी वैल्यू फेल है। यहाँ पे मेरी 1 2 3 1 1 और नल फिल है। ठीक है, तो मेरी प्राइमरी की में क्या क्या वैल्यू फिल होगी, प्राइमरी की में क्या क्या फिल हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा था, द वैल्यू प्रेजेंट इन द फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। यानी जो वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ भी प्रेजेंट होगी। तो देखिए कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती है, 1 2 3। क्या मैं 1 को लूँगा? नहीं। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि जो प्राइमरी की होता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेंगे। क्या मैं नल को लूँगा? नहीं, प्राइमरी की में नल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ आएगी वो सिर्फ 1 2 और 3 आएगी। ओके, और फॉरेन की में ये वैल्यूज़ आ सकती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंस्ट्रेंट के ऊपर। कंस्ट्रेंट के ऊपर देखते हैं क्या होता है। देखो कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट। ठीक है, पहला कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, पहला कंस्ट्रेंट ये बोलता है जो आपका प्राइमरी की है वो यूनिक एंड प्राइमरी की नॉट कंटेंट नल वैल्यू। यानी आप कोई टेबल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्राइमरी की है वो यूनिक होना चाहिए और उसमें एक भी नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, द वैल्यू प्रेजेंट इन द फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस टेबल। यानी जो वैल्यूज फॉरेन की में प्रेजेंट है वो प्राइमरी की में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यू। फॉरेन की में डुप्लीकेट्स वैल्यू हो सकती है, नल वैल्यू भी हो सकती है, बट याद रखिए जो प्राइमरी की है उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, कोई नल वैल्यू नहीं होती। ये तीन कंस्ट्रेंट को हम लोग अभी आगे भी पढ़ के आ चुके हैं। ओके, कंस्ट्रेंट क्लियर हो गए। किसी भी टेबल की फॉर्मेशन के लिए ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किन के लिए है, रेफरेंस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल के लिए। रेफरेंस टेबल को हम लोग पेरेंट टेबल ही बोलते हैं। अच्छा, इस टेबल में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी नया एलिमेंट या कुछ भी ऐड करना रहा आप कर सकते हो, बट आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। आप रेफरेंस टेबल में से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट रेफरेंस टेबल से हम कह रहे हैं हमारा प्राइमरी की। यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप प्राइमरी की में कुछ इंसर्ट कर सकते हो पर उसमें से आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ओके, अब यहां देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं चाइल्ड टेबल यानी रेफरेंसिंग टेबल। इसे हम लोग कह सकते हैं फॉरेन की। अब यहां देखिए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं फॉरेन की या रेफरेंसिंग टेबल में हम कुछ भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते पर हम वहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रेफरेंस टेबल या प्राइमरी की में हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ रेफरेंसिंग टेबल या फॉरेन की में हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते बट डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसे और अच्छे से समझेंगे। अभी आगे देखिए, अब हम देखेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को। अच्छा, ये किसका पार्ट है, ये RDBMS कंस्ट्रेंट का पार्ट था। हमने उससे पहले डोमेन कंस्ट्रेंट भी देख लिया था, की कंस्ट्रेंट भी समझ लिया था, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को भी समझा था। अब हम समझेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट। ओके, अब इसे समझते हैं।
देखिए ये क्या होता है, इसमें हम लोग रेफरेंस रिलेशन के बारे में समझते हैं, रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस टेबल के बारे में अभी हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि हम उसमें इंसर्शन, देखिए उसमें हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, यानी इंसर्शन के टाइम पे कोई भी वॉयलेशन नहीं होगा, नो वॉयलेशन, बट उसमें हम डिलीशन नहीं कर सकते, हम उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। इंसर्शन रिलेशन से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी की बात चल रही है, कि आप प्राइमरी की में कुछ भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो पर डिलीट नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो अगर डिलीट कर रहे हैं, मे कॉज वॉयलेशन, डिलीशन के टाइम वॉयलेशन हो सकता है। इफ़ प्राइमरी की इज़ यूज्ड बाय द रिफरेंसिंग टेबल, अगर प्राइमरी की रेफरेंसिंग टेबल में यूज़ हो रही है या रेफरेंसिंग की के तौर पे यूज़ हो रही है, उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो डिलीशन है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी डिलीशन हो नहीं पाएगा। इसे और अच्छे समझते, इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि प्राइमरी की में आप डिलीशन नहीं कर सकते, बट अगर हम चाहें कि हमें डिलीशन करना है प्राइमरी की में, तब हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक्स क्या होती है? ऑन डिलीट नो एक्शन, डिलीशन के टाइम कोई एक्शन ना हो। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, कि जैसे ही हम डिलीट करें नल वैल्यू सेट हो जाए। कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है ऑन डिलीट नो एक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ऑन डिलीट नो एक्शन मीन्स इफ इट इज कॉज प्रॉब्लम ऑन डिलीट देन डिलीशन इज नॉट अलाउड ऑन टेबल। अगर मान लीजिए आप रेफरेंस टेबल में प्राइमरी की से कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अगर डिलीट नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए इट नॉट अलाउड ऑन टेबल, यानी आप उस डिलीशन को उस टेबल पे अलाउड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, मीन्स इफ इट इज कॉज प्रॉब्लम ऑन डिलीशन, अगर मान लीजिए डिलीशन के टाइम कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन डिलीशन इज नॉट अलाउड ऑन टेबल, तब हम कह सकते हैं कि उस टेबल पर डिलीशन अलाउड नहीं है। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं फॉरेन की एसआईडी। आपको बताना होगा कि फॉरेन की क्या है। रेफरेंस, वो रेफरेंस कर रही है किसे? स्टूडेंट टेबल के किस की को? वो एसआईडी को रेफरेंस कर रही है। ओके, इस कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन की एसआईडी। आपको बताना होगा कि आपकी फॉरेन की क्या है। रेफरेंस किस टेबल को रेफरेंस कर रही है? स्टूडेंट, और किस की को? एसआईडी को। ओके, और आपको लिखना होगा ऑन डिलीट नो एक्शन। ओके, ये हो गया कि हम ऑन डिलीट नो एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन डिलीट कैस्केड, कि ऑन डिलीट कैस्केड क्या होता है। इफ वी वांट टू डिलीट प्राइमरी की वैल्यू फ्रॉम रेफरेंस टेबल, अगर हम प्राइमरी की वैल्यू को रेफरेंस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं, देन इट विल डिलीट दैट वैल्यू फ्रॉम रेफरेंसिंग टेबल ऑल्सो। रेफरेंसिंग टेबल यानी फॉरेन की। इन शॉर्ट ये कहना ये चाहता है कि अगर आप प्राइमरी की यानी रेफरेंस टेबल से कुछ भी चीज़ डिलीट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसे रेफरेंसिंग टेबल यानी फॉरेन की से डिलीट करना पड़ेगा। आप यहाँ फॉरेन की से डिलीट कर दीजिए, वहाँ प्राइमरी की में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए इस एग्जाम्पल में जो इनरोलमेंट टेबल है ये हमारी रेफरेंसिंग टेबल है, और जो स्टूडेंट है वो हमारा रेफरेंस टेबल था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मैंने बोला मुझे यहाँ से इस 3 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑन डिलीट कैस्केड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड क्या कहता है? अगर आपको कोई वैल्यू प्राइमरी की से डिलीट करनी, तो उसे सबसे पहले आपको फॉरेन की से डिलीट करना होगा। आप फॉरेन की से डिलीट कर दीजिए, प्राइमरी की में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे 3 डिलीट करना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा? मैं आऊँगा फॉरेन की के पास, फॉरेन की में से इस 3 को डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, यहाँ ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ से डिलीट करूँगा और वो यहाँ डिलीट हो जाएगा। ओके, ऑन डिलीट कैस्केड का समझ में आ गया होगा। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फॉरेन की क्या है। मैंने बता दिया मेरी फॉरेन की एसआईडी है। ये किसे रिफरेंस कर रही है? स्टूडेंट को रिफरेंस कर रही है, और स्टूडेंट में जो एसआईडी कॉलम है उसे रिफरेंस कर रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है? ऑन डिलीट कैस्केड हो रहा है। ओके, आई होप सो आपको ऑन डिलीट कैस्केड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑन डिलीट सेट नल। अब ये ऑन डिलीट सेट नल क्या होता है? इफ वी वांट टू डिलीट प्राइमरी की वैल्यू फ्रॉम रेफरेंस टेबल, देन इट विल ट्राई टू सेट द नल वैल्यू इन प्लेस ऑफ दैट रेफरेंसिंग टेबल। अच्छा, अगर आप कोई भी प्राइमरी की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं रेफरेंस टेबल से, तो क्या करिए? फॉरेन की में जाइए या रेफरेंसिंग टेबल, फॉरेन की
या रेफरेंसिंग टेबल में जाइए और उस वैल्यू की जगह नल को सेट कर दीजिए। जैसे आप नल को सेट करेंगे तो प्राइमरी की में वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। कैसे करेंगे वो देखिए, इसी एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में अब मुझे इस 2 को डिलीट करना है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल क्या कहता है, प्राइमरी की से अगर कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो फॉरेन की में जाइए, फॉरेन की में उस वैल्यू की जगह नल सेट कर दीजिए। हम करते हैं, मुझे 2 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 की जगह नल सेट कर दूंगा। जैसे ही मैं नल सेट करूंगा तो क्या होगा, ये 2 मेरा ऑटोमेटिक यहां से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ऑन डिलीट सेट नल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप फॉरेन की लिखेंगे। फॉरेन की SID रिफरेंस कर रही है स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में किस की को, SID को रिफरेंस हो रहा है। ओके, और क्या हो रहा है, ऑन डिलीट सेट नल प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वी वांट टू डिलीट E2 नल, अगर मैं E2 नल को डिलीट कर दूं, मेरे पास एक टेबल भी गिवन है, ये देखिए E2 नल। अगर मैं इस E2 नल को डिलीट कर दूं विथ ऑन डिलीट कैस्केड, मुझे क्या अप्लाई करना है, ऑन डिलीट कैस्केड मुझे अप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूंगा वो देखिए। देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टपल्स एडिशनल डिलीट टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो मुझे बताना है कि मैं और कितने टपल्स, यानी इसको डिलीट करने के बाद और कितनी टपल्स को मैं डिलीट करूं जिससे मेरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट प्रिजर्व हो जाए। ओके, सो कई बार क्वेश्चन में ये आपको सब दिया जाता है, नहीं तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे भी बताया जाता है कि फॉरेन की आपकी बता दी गई है, मैनेजमेंट आईडी आपकी फॉरेन की हो गई। देन जो रेफरेंस हो रहा है किसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट टेबल को। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर की का नाम नहीं दिया गया है, यानी एक ही प्राइमरी की होगी, और इस टेबल में भी सिर्फ एक ही प्राइमरी की है, वो है एनरोलमेंट आईडी। ओके, आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो हमको करना क्या है, हमको इस E2 नल को डिलीट करना है और बताना है कि और कितने एडिशनल डिलीट कर दे जिससे हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व हो जाए। ओके, चलिए करते हैं। अब देखिए, मैंने इस टेबल को फिर से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो EID है वो प्राइमरी की है, और जो मैनेजमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, और जो मैनेजमेंट आईडी है वो रेफरेंस कर रहा है EID को। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमें और क्या करने बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें क्या करना है, हमें E2 नल को डिलीट करना है। तो हम वही करते हैं। अब हम क्या करेंगे, E2 नल को हमने डिलीट कर दिया। इमेजिन करिए हमने यहां से E2 नल को डिलीट कर दिया, हमने E2 नल को डिलीट कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी की E2 डिलीट, प्राइमरी की E2 हमने डिलीट कर दी। ड्यू टू प्राइमरी की E2 की वजह से क्या होगा, जैसे हमने E2 को डिलीट करा तो E2 यहां डिलीट हो गया। मतलब अगर प्राइमरी की में प्रेजेंट नहीं है, यानी वो फॉरेन की में भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्राइमरी की से डिलीट हो रही है तो इसका मतलब वो फॉरेन की में भी डिलीट हो चुकी होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें E2 को भी फॉरेन की से डिलीट करना होगा। तो देखिए यहां पर भी E2 है, तो अब हम इसे डिलीट कर देंगे। हमने इसे डिलीट कर दिया, हम इसे 1 बोल देते, और हमने इसे और यहां से डिलीट कर दिया, ये 2 बोल देते हैं इसे। ओके, और कहीं E2 है क्या, नहीं, और कहीं भी E2 नहीं है। तो क्या हुआ, E2 को डिलीट करने से क्या क्या डिलीट हो गया, हमारा E1, E2 डिलीट भी हो गया, E1, E2 भी डिलीट हो गया, और E3, E2 भी डिलीट हो गया, E3, E2 भी डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीटेड। अब नाउ इस केस में हमारी प्राइमरी की क्या हो गई, नाउ प्राइमरी की कौन कौन सी डिलीट हुई थी, E1 एंड E3 डिलीटेड। E2 से तो पहले से डिलीट हो गई थी, अभी नई की कौन कौन सी डिलीट हो गई, E1 भी डिलीट हो गई और E2 भी डिलीट हो गई। ड्यू टू प्राइमरी की, अब देखिए मेरी E1 और E3 भी डिलीट हो चुकी है प्राइमरी की से, यानी
ये दोनों की भी मेरी फॉरेन की में प्रेजेंट नहीं होगी, तो मैं इसे फॉरेन की से भी डिलीट कर दूंगा। कैसे करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मैं E1 ढूंढूंगा, क्या मेरा E1 है? नहीं, मेरा कहीं पर भी E1 नहीं है। अब मैं E3 को चेक करूंगा, क्या E3 है? हाँ, ये देखिए E3 है, तो मुझे इसे यहाँ से भी डिलीट करना होगा। क्यों डिलीट करना होगा? क्योंकि मेरी प्राइमरी की से डिलीट हो चुकी है। प्राइमरी की से कोई चीज़ तभी डिलीट होती है जब वो फॉरेन की से भी डिलीट हो जाती है। ओके, तो मैंने इसे यहाँ से भी डिलीट कर दिया। ओके, देन उसके बाद ड्यू टू प्राइमरी की E3 की डिलीशन की वजह से क्या हुआ? ड्यू टू प्राइमरी की E3, जैसे हमने E3 को डिलीट करा तो क्या हुआ? हमारा E4 भी डिलीट हो गया और E3 भी डिलीट हो गया। जैसे देखिए, जैसे हमने E3 को डिलीट करा हमारा E4 भी डिलीट हो गया। ओके, सो हम लिखेंगे नाउ प्राइमरी की E4 डिलीट। हमारा E4 डिलीट हो गया ड्यू टू प्राइमरी की E4। अच्छा, प्राइमरी की E4 डिलीट होने की वजह से क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए, प्राइमरी की से E4 हट चुका है, यानी वो फॉरेन की में भी नहीं होगा, तो हम फॉरेन की से भी उसे हटाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे E4 है, हम इसे यहाँ से हटा देंगे। हमने इसे यहाँ से हटा दिया, तो देखिए क्या हुआ? ड्यू टू प्राइमरी की E4, इसकी वजह से और क्या क्या डिलीट हो गया? इसकी वजह से डिलीट हो गया E5, E4 डिलीटेड। देखिए, जैसे ही मैंने E4 को डिलीट करा मेरा E5 भी डिलीट हो गया। तो हम लिखेंगे नाउ प्राइमरी की E5 डिलीटेड। हमारा प्राइमरी की E5 डिलीट हो चुका है। ओके, ड्यू टू प्राइमरी की E5 की वजह से और क्या क्या डिलीट हो गया? अब जरा चेक करिए, प्राइमरी की में E5 तो डिलीट हो चुका है, तो मुझे फॉरेन की से भी उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? उसे फॉरेन की से भी डिलीट कर दूंगा। इसे मैं बोल देता हूं 5th। ड्यू टू प्राइमरी की E5 की वजह से क्या हुआ? जो हमारा E6 था वो भी डिलीट हो गया और E5 भी डिलीट हो गया, डिलीटेड। देखिए, जैसे ही मैंने E5 को डिलीट करा मेरा E6 भी डिलीट हो गया। तो मैं लिखूंगा नाउ प्राइमरी की E6 डिलीटेड। ओके, ड्यू टू प्राइमरी की E6 की वजह से क्या हुआ देखते हैं। अब देखिए, प्राइमरी की में E6 तो डिलीट हो चुका था, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे फॉरेन की से भी डिलीट करना होगा। मैं करता हूं, मैंने इसे फॉरेन की से भी डिलीट कर दिया। इसे मैं बोल दूंगा 6। देन देखिए, जैसे ही मैंने डिलीट करा तो क्या हुआ? मेरा E7 भी डिलीट हो गया और E6 भी डिलीट हो गया, डिलीटेड। अच्छा, तो आप देख रहे हैं मेरी पूरी प्राइमरी की डिलीट हो गई, तो क्या मेरा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट प्रिजर्व हो पाया? आंसर इज नो। ऑल टपल आर डिलीटेड। मेरे सारे टपल डिलीट हो गए, मेरा इंटीग्रिटी कंस्टेंट प्रिजर्व नहीं हो पाया। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें बताना है कि हम इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। कैसे बताना है? कि E2 नल को हमने डिलीट कर दिया और कितने को डिलीट कर दे कि हमारा रिफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, तो हमने उसे चेक करा, पर जैसे ही हमने चेक करा हमें क्या मिला? इंटीग्रिटी कंस्टेंट को प्रिजर्व करने के चक्कर में सभी कैंडिडेट की को या प्राइमरी की को डिलीट कर दिया, यानी हमारे आंसर में आया नो। कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं मिल पाया, ऑल टपल्स आर डिलीटेड। तो ये क्या सही हुआ? नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। तो एक नोट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग नोट लिख सकते हैं। इस केस में आंसर तो यही है कि नो, ऑल टपल्स आर डिलीटेड, बट ये एक सही कंडीशन नहीं होती है। क्यों? फॉर गुड डेटा
बेस डिज़ाइन, एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन के लिए समटाइम्स ऑन डिलीट कैस्केड इज नॉट सजेस्टेबल, बी लाइक इन प्रीवियस एग्जाम्पल। मतलब कई बार समटाइम्स एक अच्छा डेटाबेस बनाने के लिए ऑन डिलीट कैस्केड सजेस्टेबल नहीं होता है। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में हमें एक अच्छा डेटाबेस बनाना था, पर अच्छे के चक्कर में हमने ऑन डिलीट कैस्केड लगाया और हमारा पूरा डेटाबेस खराब हो गया, या कह सकते हैं पूरा इरेज हो गया। तो ऑन डिलीट कैस्केड कई बार सही सजेशन नहीं होता है। ओके, आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दिया गया है कि फॉरेन की हमारी सी है और रेफरेंस करी गई है एम्प्लॉयमेंट टेबल को। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या बता दिया गया है कि जो फॉरेन की है वो सी है, यानी ये फॉरेन की हो गई, और जो मेरा ए हो गया वो मेरा हो गया प्राइम की, और जो सी है वो रेफरेंस कर रहा है ए को। ओके, इफ़ वी वांट टू डिलीट 2,4, हमें इस केस में 2,4 को डिलीट करना है विथ ऑन डिलीट कैस्केड। इसमें भी हम ऑन डिलीट कैस्केड का अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम बार बार इसी का अप्लाई, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इसका सजेशन सही नहीं होता, कई बार ये सही आंसर नहीं देता, लेकिन कई बार इसी के थ्रू सबसे बेस्ट आंसर भी आता है। उस केस में हम ये देखते हैं। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टपल्स एडिशनल डिलीट टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब कितने एडिशनल टपल्स, यानी एडिशनल टपल्स को मैं डिलीट करूं कि मेरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड हो जाए। चलिए देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है, मुझे 2,4 को डिलीट करना है। प्राइमरी की 2 इज डिलीट। मैंने क्या करा, मैंने प्राइमरी की 2 को डिलीट कर दिया। जैसे देखिए अगर मैं 2 को डिलीट करता हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, मैंने प्राइमरी की 2 को डिलीट कर दिया, ये देखिए। देन उसके बाद ड्यू टू प्राइमरी की 2 की वजह से क्या होगा वो देखिए। अब देखिए मेरा प्राइमरी की में 2 डिलीट हो गया, यानी अब ये मेरा फॉरेन की में भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी की से चीज़ें तभी डिलीट होती है जब वो फॉरेन की से डिलीट हो जाती है। देखिए ज़रा, यहाँ से 2 डिलीट हो गया, यानी हमें यहाँ से भी 2 को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से इस 2 को डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट हो गया। और कहीं 2 है क्या, हाँ यहाँ भी 2 है, हम इसे डिलीट करेंगे। ये देखिए 2, तो 2 को डिलीट करने से क्या हुआ, जैसे ही मैंने 2 को डिलीट करा मेरा 5 और 2 भी डिलीट हो गया, 5 और 2 डिलीट हो गया, और साथ में 7 और 2 भी डिलीट हो गया, 7 और 2 भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नाउ प्राइमरी की 5 7 डिलीट। अभी मेरा 5 और 7 डिलीट हो गया। अब देखिए प्राइमरी की से जो चीज़ डिलीट हो जाती है वो फॉरेन की में भी डिलीट होगी, क्योंकि प्राइमरी की में चीज़ें तभी डिलीट होती है जब वो चीज़ फॉरेन की से डिलीट हो चुकी होती है। तो यानी मुझे 5 और 7 को भी फॉरेन की से डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैंने इसे डिलीट कर दिया। क्या मेरा 7 है क्या, चेक करिए, नहीं 7 तो नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ड्यू टू प्राइमरी की 5 की वजह से क्या हुआ, मेरा 9 और 5 डिलीट हो गया। ओके, डिलीटेड। अच्छा, अब नाउ प्राइमरी की 9 ऑल्सो डिलीटेड। मेरा जो 9 है वो भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए 9 डिलीट हो चुका है, बट प्राइमरी की 7 एंड 9 नॉट इन फॉरेन की। देखिए जो मेरा 7 और 9 है, ये मेरा 7 और जो मेरा 9 है, क्या मेरा फॉरेन की में है क्या, नहीं है ना, फॉरेन की में नहीं है। तब मैं बोल सकता हूँ मेरी प्रोसेस यहीं रुक जाएगी और मैं कह सकता हूँ सो 3 टपल इज डिलीटेड टू
प्रिजर्व इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को प्रिजर्व करने के लिए मुझे 3 टपल्स को डिलीट करना पड़ेगा। वो 3 टपल्स कौन कौन से हैं? वो 3 टपल्स हो गए 5,2, 7,2 एंड 9,5। ये कहाँ से आया? ये देखिए कौन कौन से डिलीट करा था मैंने। 5,2 को मैंने डिलीट कर चुका हूँ, 5,2, देन 7,2, देन 9,5 यानी 9,5 को। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर, यानी मुझे 3 टपल्स को डिलीट करना पड़ेगा। अगर मुझे इस डेटाबेस को प्रिजर्व करना है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लाना है, तब मुझे इन तीनों को डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं इन तीनों को डिलीट कर दूंगा, मेरा जो डेटाबेस है वो प्रिजर्व्ड हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट को देखा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मेन हमारा फॉरेन की था, हमने उसको अच्छे से समझा, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।